ये सभी डेमोक्रेट्स के लिए एक विन है। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये अमेरिकी लोगों के लिए एक विन है। डेमोक्रेटिक पार्टी ने मंगलवार को बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। मुझे जरूर लगता है कि यह एक चेतावनी संकेत भेजता है। मुझे लगता है कि हमारी असहमति इसके कारणों को लेकर है। और याद रखें कि डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ 9 महीनों से ऑफिस में हैं। ट्रंप उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे हैं। किराने के सामान की कीमत अभी भी पहले से ज्यादा है। गैस की कीमत बढ़ती जा रही है। किराया नियंत्रण से बाहर है। मुझे बस लगता है कि यह देखना वाकई दिलचस्प होगा कि अमेरिका का सबसे बड़ा शहर देखें कि क्या वे समाजवाद को अपनाते हैं और क्या यह काम कर सकता है। नमस्कार और ट्रैकिंग ट्रंप में आपका स्वागत है। मैं निधि राजदान हूं। आज हमारा मुख्य फोकस दौरान ममदानी की न्यूयॉर्क शहर के मेयर के रूप में शानदार इलेक्शन जीत पर है। 34 साल की उम्र में वे एक सदी से भी ज्यादा समय में शहर के सबसे युवा मेयर, बिग एप्पल के पहले मुस्लिम और पहले दक्षिण एशियाई मेयर बन गए हैं। उसका कैंपेन साहसिक प्रगतिशील वादों पर केंद्रित था, जैसे कि किराए पर रोक, सार्वभौमिक शिशु देखभाल, शहर द्वारा संचालित किराने की दुकानें, सवारियों के लिए मुफ्त सार्वजनिक बसें और करोड़पतियों और निगमों पर कर। इससे भी ज़्यादा उसके ज़मीनी आंदोलन ने सोशल मीडिया की गति, छोटे दानदाताओं और युवा और विविध गठबंधन का इस्तेमाल किया, जिसने मूल रूप से उसे उसके कहीं ज़्यादा अनुभवी प्रतिद्वंद्वियों से आगे पहुंचा दिया। अब डेमोक्रेट्स के लिए ममदानी का विन स्पष्ट रूप से एक मैसेज भेजता है कि मध्य मार्गी ज़मीन खिसक रही हो सकती है और युवा प्रगतिशील आवाज़ें अब हाशिए पर नहीं हैं। यह एक रणनीतिक सवाल खड़ा करता है कि क्या पार्टी अपने उदारवादी आधार को अलग थलग किए बिना इस नई ऊर्जा को अपनाने के लिए खुद को फिर से गढ़ सकता है। रिपब्लिकन के लिए और विशेष रूप से डोनाल्ड ट्रंप के लिए यह परिणाम एक चेतावनी की घंटी के रूप में बजता है। एक स्ववर्णित डेमोक्रेटिक समाजवादी अब अमेरिका के सबसे बड़े शहर का नेतृत्व करता है और उसने अपने विजय भाषण में बेशर्मी से सीधे ट्रंप को चुनौती दी और उनसे आवाज़ तेज करने के लिए कहा। रिपब्लिकन आधार जो कभी गति महसूस करता था, अब इसे शहरी और युवा दर्शकों में एक कमजोरी के संकेत के रूप में देख सकता है। यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि अमेरिका में मध्यावधि चुनाव बस लगभग 1 साल दूर हैं। तो संक्षेप में ये जीत सिर्फ न्यूयॉर्क के बारे में नहीं है, ये पार्टी पहचान के लिए, संदेश देने की रणनीति के लिए और अमेरिका में राष्ट्रीय चुनावों के भविष्य के लिए एक ऐतिहासिक क्षण हो सकता है। संयोग से अपने विजय भाषण में श्री ममदानी ने भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को उद्धृत किया। आपके सामने खड़े होकर मैं जवाहरलाल नेहरू के शब्दों के बारे में सोचता हूं। इतिहास में ऐसा क्षण बहुत कम आता है जब हम पुराने से नए की ओर कदम बढ़ाते हैं, जब एक युग का अंत होता है और जब एक लंबे समय से दबी हुई राष्ट्र की आत्मा को वाणी मिलती है। आज रात हमने पुराने से नए की ओर कदम बढ़ाया है। और आज डिकोडर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हमें मेबल्टन, जॉर्जिया से मेयर माइकल ओवेंस को हमारे साथ पाकर खुशी हो रही है। वह एक डेमोक्रेट हैं और यह उनकी बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने हमारे लिए यह करने के लिए समय निकाला। और हमें कार्यक्रम में रिपब्लिकन रणनीतिकार मैट क्लिंक का वापस स्वागत करते हुए बहुत खुशी है, जो लॉस एंजल्स से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनके लिए बहुत सुबह है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे शुरुआत करना चाहती हूँ मेयर ओवेंस। ये कितना महत्वपूर्ण विन है, न केवल न्यूयॉर्क में डेमोक्रेट्स के लिए बल्कि वर्जीनिया और न्यू जर्सी में भी महत्वपूर्ण गवर्नर पद थे जो डेमोक्रेट्स ने जीते हैं। इसका आपके पार्टी के लिए क्या मतलब है और आप जानते हैं अमेरिकी राजनीति में इस खास पल के लिए? खैर धन्यवाद और मैं यहाँ आने की सराहना करता हूँ। हाँ, इस इलेक्शन में हमने जो देखा पूरे देश में तट से तट तक, उत्तर से दक्षिण तक, वह यह था कि अमेरिका ने पलटकर जवाब दिया और जोर से बताया कि वे इस ट्रंप प्रशासन से कितने नाखुश हैं और लोग खाली वादों, डर और जो उनमें घोर निराशा है उसको लेकर कितने हताश हैं। आप जानते हैं वह जीत जो न केवल मंदानी को मिली बल्कि दूसरों को भी। आपने गवर्नर पद के कुछ चुनावों का जिक्र किया। यहीं जॉर्जिया राज्य में हमने लोक सेवा आयोग के लिए 2 राज्यव्यापी नस्लवादियों को चुना। यह पहली बार है, मैं उन्हें वोट इतिहास में देखना चाहता हूं कि डेमोक्रेट्स एक राज्यव्यापी दौड़ में 2 रिपब्लिकन को बाहर करने में कामयाब रहे। तो हमने ये बार बार देखा है।
ये काफी हद तक एक स्पष्ट मैसेज है कि लोग उस राजनीति से थक चुके हैं जो गुस्से पर बनी है, जो खाली वादों पर बनी है, कि लोग और चाहते हैं। और आप जानते हैं, मुझे लगता है कि ये बहुत जोरदार था जहां युवा आगे आए। हम हमेशा इंतजार करते रहते हैं और कहते रहते हैं कि आप जानते हैं अब युवाओं के बाहर आने का समय है, और आप जानते हैं फिर से तट तक गठबंधन बनाए गए जिसमें हमारे युवा बाहर आए। कॉलेज कैंपस गुलजार थे। और आप जानते हैं, मैं सच में सोचता हूं कि ये लोगों के बाहर आने, विविधता को अपनाने, पूरे परिदृश्य में हर किसी को अपनाने के बारे में था। जब आप मतदान को देखते हैं, जब आप उन लोगों को देखते हैं जो समर्थन करने आ रहे थे, जब आप हर तरफ निर्दलीय और नरमपंथियों को देखते हैं, तो मुझे नहीं लगता, आप जानते हैं इसमें से बहुत कुछ इस बारे में बहुत स्पष्ट था। आप जानते हैं इस बारे में बात करना कि कैसे वेतन रुक गया है, कैसे आवास पहुंच से बाहर है, कैसे हमें अमीर और गरीब के बीच के गैप को बंद करना है, वह वास्तव में महत्वपूर्ण मैसेज था, मुझे लगता है कि हर तरफ। लेकिन आपने देखा कि यह बहुत प्रगतिशील उम्मीदवारों के साथ किया जा रहा था, लेकिन आपने इसे और अधिक मुख्य धारा के डेमोक्रेट्स के साथ भी होते देखा। यह हर तरफ के डेमोक्रेट्स के लिए एक विन है, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह अमेरिकी लोगों के लिए एक विन है। यह उन लोगों के लिए है जो हर एक दिन बाहर जाते हैं और काम पर जाते हैं और घर आकर बिल चुकाते हैं और गुजारा करने की कोशिश करते हैं। ये उनके लिए एक विन था। लेकिन क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ, ये दिलचस्प है कि आप जानते हैं मिस्टर ममदानी के कैंपेन जिसने किफ़ायती होने रहन सहन के खर्च पर बहुत ध्यान केंद्रित किया और उसने वास्तव में बड़ी संख्या में लोगों को उनके लिए वोट करने के लिए बाहर निकाला। स्पेक्ट्रम के दूसरे छोर पर ठीक 1 साल पहले डोनाल्ड ट्रंप ठीक इसी बात पर जीते थे, लेकिन वैचारिक स्पेक्ट्रम के दूसरे छोर पर, है ना? तो क्या पिछले साल में असल में क्या बदला है, मतलब ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी के लिए आपकी नज़र में? खैर, मुझे लगता है कि हम इस सबसे बड़े मुद्दे को नजरअंदाज नहीं कर सकते। यह अमेरिकी सरकार के इतिहास में सबसे लंबा शटडाउन है और मुझे कोई शक नहीं है कि उसने इसमें एक भूमिका निभाई। लेकिन आप जानते हैं, जब मैं खोखले वादों के बारे में बात करता हूं तो बहुत सारे खोखले वादे हैं। मुझे लगता है कि बहुत से लोग हैं, दोनों डेमोक्रेट और रिपब्लिकन पक्ष में भी, जिन्होंने बहुत सारे खोखले वादे देखे। उन्होंने दलदल को सुखाने के बारे में यह सब बातें सुनी, और सच कहूं तो ये बस हुआ ही नहीं, दलदल और भी दलदली हो गया है। यह अब पहले से कहीं ज्यादा दलदली है और मुझे लगता है कि अमेरिकी लोग इसे अस्वीकार कर रहे हैं। लेकिन आप सही हैं, बहुत से लोग थे जो सोचते थे कि ट्रंप की अध्यक्षता का आम आदमी के लिए कुछ मतलब होगा, है ना? ये उन लोगों के लिए कुछ मायने रखने वाला था जो संघर्ष कर रहे थे। यह उन लोगों के लिए कुछ मायने रखने वाला था जिन्हें और ज्यादा की जरूरत थी। और सच कहूं तो ट्रंप ने अपना वादा पूरा नहीं किया है। किराने के सामान की कीमत अभी भी पहले से ज्यादा है, गैस की कीमत लगातार बढ़ रही है, किराया काबू से बाहर है। तो वे वादे साफ साफ कहूं तो खोखले थे और अमेरिकी लोगों ने उन्हें खारिज कर दिया है। मिस्टर क्लिंग, इस चर्चा में आपको शामिल करने के लिए क्या आप कहेंगे कि रिपब्लिकन को इस समय इन नतीजों से चिंतित होना चाहिए? खैर देखिए, बिल्कुल आप जानते हैं कोई भी लूज करना पसंद नहीं करता है, और मुझे वाकई लगता है कि हर जगह मेयर सही हैं कि डेमोक्रेटिक पार्टी ने मंगलवार को बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। मुझे लगता है कि सच कहूं तो वे न्यू जर्सी और वर्जीनिया में शुरू से ही चुनाव लूज वाले थे, लेकिन लॉस का मार्जिन मुझे लगता है लोगों को एक चेतावनी का संकेत देना चाहिए। लेकिन मुझे वाकई लगता है कि मेयर सही हैं। आप जानते हैं, उन्होंने जॉर्जिया में 2 लोक सेवा आयुक्तों के बारे में बात की। इसके अलावा रिपब्लिकन ने मिसिसिपी राज्य में एक सुपर मेजॉरिटी गंवा दिया। तो मुझे वाकई लगता है कि यह एक चेतावनी का संकेत भेजता है। मुझे लगता है कि हमारी असहमति उसके कारणों को लेकर है। मेरा मतलब है, आइए याद रखें कि डोनाल्ड ट्रंप केवल 9 महीनों से ऑफिस में रहे हैं। मुझे वाकई लगता है कि आमतौर पर मतदाता बस एक चिड़चिड़े मूड में हैं, और कुल मिलाकर बात यह है कि उन्हें राजनेता चाहिए और उन्हें इस बात की परवाह नहीं है कि आपके नाम के पीछे R है या D। वे चाहते हैं कि राजनेता उनकी व्यक्तिगत आर्थिक स्थिति में मदद करे। और अभी हालांकि कुछ चीज़ें बेहतर हैं। गैसोलीन की कीमतें कम हुई हैं, अंडे की कीमतें कम हुई हैं, किराने का सामान अभी भी महंगा है, सामान्य तौर पर ऊर्जा की लागत अभी भी ज़्यादा है। और मुझे लगता है कि उन्होंने उस पार्टी के साथ वैसी ही प्रतिक्रिया दी जिसके हाथ में अभी सत्ता की बागडोर है, जो कि रिपब्लिकन है।
इसका मतलब ये नहीं है कि वे 2026 के लिए बर्बाद हो गए हैं। इसका सिर्फ ये मतलब है कि 9 महीनों के बाद उन्हें इस पर ध्यान देने की जरूरत है और उन्हें ये कहने की जरूरत है, ठीक है, हमें खुद को संभालना होगा, हमें कुछ चीजें अलग तरीके से करनी होंगी। तो ये आप जानते हैं, कभी कभी हकीकत से थोड़ा सामना होना अच्छा होता है। आप क्या कहेंगे, क्या अलग तरीके से किए जाने की जरूरत है? और तो क्या आप कहेंगे कि जिम्मेदारी मिस्टर पर आकर रुकनी चाहिए? ट्रंप, मैं जानती हूं कि वे कहते हैं कि वे बैलेट पर नहीं थे, वे नहीं थे, लेकिन इन चुनावों में प्रचार करने वाला हर कोई, चाहे वह न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, वर्जीनिया हो, वह बहुत हद तक डोनाल्ड ट्रंप और उनकी नीतियों और ऑफिस में उनके समय के बारे में था। तो आप रिपब्लिकन पार्टी को इस मोड पर सुधार करने के लिए क्या सलाह देंगे, और खासकर मिस्टर ट्रंप, अगर वे सुने तो? खैर, दो एक बातें हैं। आप जानते हैं, एक तो डोनाल्ड ट्रंप अपने जीवन में फिर कभी शारीरिक रूप से बैलेट पर नहीं होंगे, लेकिन वे 2026 में और फिर 2028 में बैलेट पर होंगे, क्योंकि हर कोई उनकी ओर इशारा कर रहा होगा और या तो अपमानजनक टिप्पणियां कर रहा होगा या फिर इस तरह से उनसे जुड़ने की कोशिश कर रहा होगा जिससे उनके कैंपेन को मदद मिले। तो कई मायनों में वे बहुत हद तक बराक ओबामा की तरह हैं। जब बराक ओबामा बैलेट पर थे तो डेमोक्रेट्स ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन मैं लोगों को याद दिलाऊंगा कि जब बराक ओबामा बैलेट पर नहीं थे तो ओबामा के राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान डेमोक्रेट्स ने स्थानीय, राज्य और संघीय अधिकार क्षेत्रों में 1900 सीटें खो दी, ज्यादातर तब जब वह बैलेट पर नहीं थे। तो ट्रंप को क्या करने की जरूरत है? खैर, एक मुझे लगता है कि बिग ब्यूटीफुल बिल के फायदे जनवरी और फरवरी 2026 में शुरू होंगे। मुझे लगता है कि इससे मदद मिलेगी। 2, मुझे लगता है कि सरकार को खुलना चाहिए, और जैसे ही डेमोक्रेट्स सरकार को बंधक बनाना बंद कर देते हैं और एक क्लीन कंटिन्यूइंग रेजोल्यूशन पास कर देते हैं, जो वैसे उन्होंने जो बाइडेन के राष्ट्रपति रहते हुए 13 बार किया था, मुझे लगता है कि सरकार खुल जाएगी। और फिर देखिए, रिपब्लिकन बिल्कुल डेमोक्रेट्स की तरह डेमोक्रेट्स इकोनॉमी से निपटने के ऐसे तरीके खोजने की कोशिश कर रहे हैं जो रिपब्लिकन से अलग हैं। रिपब्लिकन को ऐसे तरीके खोजने की ज़रूरत है जो इकोनॉमी को आगे बढ़ाएं। और मुझे लगता है कि आप जानते हैं कि मुझे लगता है कि हमें जोहरान ममदानी के बारे में बात करने में और समय बिताना है, क्योंकि मुझे लगता है कि न्यूयॉर्क में समाजवादी प्रयोग इस बात को छोड़ दें कि वह डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट हैं, डेमोक्रेट हैं या कुछ और। मुझे बस लगता है कि ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि अमेरिका का सबसे बड़ा शहर यह देखता है कि क्या वे समाजवाद को अपनाते हैं और क्या यह काम कर सकता है। अगर ये काम कर सकता है, यह बर्नी सैंडर्स और अलेक्जेंड्रिया ओकासियो-कोर्टेज के लिए एक शक्तिशाली मैसेज भेजता है कि इसमें दम है। अगर ये काम नहीं करता है तो हमें याद दिलाया जाता है जो जॉर्ज विल ने कहा था कि हर 20 साल या उसके आसपास देशों को समाजवाद को आजमाने की ज़रूरत होती है, ताकि उन्हें याद दिलाया जा सके कि यह क्यों काम नहीं करता है। तो मैं ये देखने में वाकई दिलचस्पी रखता हूँ कि मिस्टर ममदानी न्यूयॉर्क में करते हैं। मुझे लगता है कि ये बहुत कुछ होगा। मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जैसा आपने कहा, मेरा मतलब है न्यूयॉर्क वित्तीय कैपिटल, सबसे बड़ा शहर होने के नाते, और एक आप जानते हैं समाजवादी मेयर को अपनाना, ये देखना दिलचस्प होगा कि ये कैसे होता है। और यह मुझे फिर से मेयर ओवेंस पर लाता है, जो ये है कि एक तरह से इसने सिर्फ रिपब्लिकन को ही हैरान नहीं किया है, बल्कि इस परिणाम ने, खासकर न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क शहर में, क्या उसने आपके पार्टी के भीतर, डेमोक्रेट्स के भीतर भी हलचल पैदा नहीं की है? कि आगे क्या क्या अपनाना है, क्योंकि जो आज न्यूयॉर्क शहर में काम करता है वह ज़रूरी नहीं कि अमेरिका के अन्य हिस्सों में भी काम करे, खासकर जब आप पश्चिम की ओर जाते हैं। तो क्या आज डेमोक्रेटिक पार्टी के भीतर एक वास्तविक दुविधा है कि वैचारिक रूप से क्या अपनाना है? ममदानी की तरह समाजवादी बनना है या अधिक मध्यमार्गी बनना है? नहीं, मुझे लगता है कि असली चुनौती जो डेमोक्रेटिक पार्टी के सामने होगी वह मध्यमार्गी डेमोक्रेट्स और डेमोक्रेटिक समाजवादियों के बीच की नहीं है। यह है कि हम अपने युवाओं को कैसे आगे बढ़ने और अपनी आवाज उठाने देते हैं, और हम उन लोगों के साथ कैसे आगे बढ़ते हैं जिनके पास नए विचार हैं और जहां लोग हैं उनसे जुड़ने की इच्छा है। और मुझे लगता है कि पिछली रात ने हमें यही दिखाया है। आप जानते हैं, आप बात करते हैं
फिर से मैं आवास की लागत और ऊर्जा बिलों के बारे में बात करना चाहता हूं। यहां जॉर्जिया में लगातार 5 बार दरों में बढ़ोतरी हुई है। 5, और इसी के लिए लोगों ने बाहर जाकर वोट दिया। आप जानते हैं हमारे पास एक राज्य प्रतिनिधि था जो अब है, जो एक डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट के रूप में चुने गए, और चिंताएं थी, सुगबुगाहट थी, और सब कुछ ठीक रहा है। मुझे नहीं लगता कि जारा ममदानी के डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट होने की जो बात है, मुझे लगता है कि वह ये काफी हद तक मसाला है ना? ये इसे रिपब्लिकन के लिए अगर आप चाहें तो एक उत्तेजक मसाला बनाता है। आखिरकार ममदानी ने जिस बारे में बात की है जो वास्तव में लोगों से जुड़ी, वह थी स्टे वे ठहराव, वेतन का ठहराव, ऊर्जा के बिल बढ़ते जा रहे हैं, आवास की लागत, किराए की लागत, ये वो चीजें हैं। और आप जानते हैं कि वे क्या हैं? वे हैं, आप जानते हैं, आप लोगों के लिए जीवन को सस्ता बनाने की बात करते हैं, और लोगों की यही चिंता है, और ये क्षेत्रों से परे है, ये जनसांख्यिकी से परे है, ये पार्टी लेवल से परे है, और इसी पर असली ध्यान देने की जरूरत है। तो हम बात कर रहे हैं, आप जानते हैं, पॉलिसी पर चुनाव लड़ने की और ऐसे संदेशों पर चुनाव लड़ने की जो काम करते हैं। अब असली चुनौती इस बारे में नहीं होगी कि लोग उसके एक सोशलिस्ट या डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट होने के बारे में कैसा महसूस करते हैं। यह नीतियों के बारे में होगी, और वे नीतियां किस बारे में हैं, और एक असली सरकार को काम पर लगाने के बारे में जो लोगों के लिए काम करेगी। लोगों ने इसी के लिए वोट दिया था। उसका लेबल या जो वो बोल मतलब खुद को कहता है, लोग असल में इस पर ध्यान दे रहे हैं कि आप कौन सी नीतियां लाने जा रहे हैं। क्या आप मेयर के तौर पर, या एक गवर्नर के तौर पर, या एक लोक सेवा आयोग के तौर पर अपना सर्वश्रेष्ठ करने की कोशिश करेंगे? आप इसे बनाने के लिए कौन सी पॉलिसी लागू करने जा रहे हैं? लेकिन क्या ये भी नहीं, लोगों के रहने के लिए और किफायती, और यही बात है। जरूर। तो लेकिन क्या ये भी एक तथ्य नहीं है कि डेमोक्रेटिक पार्टी का एक वर्ग है जो उनके से सहज नहीं है श्री मदानी के समाजवादी एजेंडे से? उन्हें लगता है कि यह, आप जानते हैं, और अधिक केंद्रवादी मतदाताओं को अलग थलग कर सकता है जो अन्यथा डेमोक्रेट्स के साथ चले जाते। वे उसे समझते हैं, खैर, एक बेहतर, आप जानते हैं, लेबल के अभाव में उसे थोड़ा ज्यादा वामपंथी जिसके साथ वे सहज होते। आप जानते हैं, और वो है, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि ये रिपब्लिकन पार्टी से अलग नहीं है। मेरा मतलब है उनके अपने लोग हैं जो आप जानते हैं, देख रहे हैं, कॉल खुद को रीगन रिपब्लिकन, और आपके पास मैगा रिपब्लिकन है। हमारे अमेरिकी समाज में ये है, और ये किसी दूसरे पार्टी से अलग नहीं है। लेकिन जब आप वास्तव में इस पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि इसका महत्वपूर्ण हिस्सा क्या था, यह लोगों को मीटिंग जहां वे हैं के बारे में है, यह लोगों की चुनौतियों और संघर्षों को सुनने के बारे में है। और हाँ, न्यूयॉर्क शहर है दुनिया के सबसे महान शहरों में से एक। न्यूयॉर्क शहर इसका हल निकाल लेगा। न्यूयॉर्क शहर ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि वे किसे चाहते हैं और क्या चाहते हैं। लेकिन साथ ही मैं इस तथ्य को खारिज नहीं करना चाहता कि युवा जो बाहर आकर कह रहे हैं, वे संघर्ष जो हमारी अगली पीढ़ी कर रही है, न केवल कार्यस्थल में और छात्र आरण के बोझ तले दबे हुए, बल्कि नेतृत्व करने की स्थिति में भी रखे जा रहे हैं, है ना? और यह सुनिश्चित करना कि वे अब आगे आ सकें, और यह कि उनका नेतृत्व कई मायनों में उन्हें भी दर्शाता है। मुझे अब भी लगता है कि यह एक बहुत जोरदार नैरेटिव है जिसके बारे में हमें बात करनी चाहिए। और लोग वोट जब उनके पास विश्वास करने के लिए कुछ होता है, लोग वोट जब लोग और चुने हुए अधिकारी या उम्मीदवार उन मुद्दों पर बात कर रहे होते हैं जो उनके रोजमर्रा के जीवन को प्रभावित करते हैं, है ना? और हमारे लिए तो ये सफलता के लिए एक वेकअप कॉल होना चाहिए। रिपब्लिकन के लिए ये एक वेकअप कॉल होना चाहिए कि वे क्यों हारे। मुझे ये बात वापस मिस्टर के पास ले जाने दीजिए। क्लिंक के पास इस मुद्दे पर, रिपब्लिकन के लिए वेकअप कॉल के मुद्दे पर, मेरा मतलब है, क्या आप कहेंगे कि पार्टी के भीतर के रणनीतिकार आज इस तथ्य को देख रहे होंगे कि युवा लोग, विशेष रूप से आप जानते हैं, मिस्टर के लिए वोट करने के लिए इतनी बड़ी संख्या में सामने आए ममदानी, और इसीलिए वह, क्या ऐसे सबक हैं जो उन्हें इससे सीखने की ज़रूरत है? और मैं यह भी चाहती थी कि आप एक पल के लिए इस तथ्य पर विचार करें कि आप जानते हैं, मिस्टर ममदानी को भी एक तरह से इस्लामोफोबिक हमलों की बौछार, उनके बारे में वह किस चीज़ के लिए खड़े थे, बहुत सारी गलत सूचनाओं का सामना करना पड़ा था, और
इसके बजाय न्यूयॉर्क शहर ने उनके पक्ष में भारी मतदान किया। क्या इसमें कहीं कोई सबक है? आप जानते हैं, विशेष रूप से मागा रिपब्लिकन के लिए। खैर, आप दो ऐसे विषयों को मिला रहे हैं जिनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है, इसलिए आइए बहुत स्पष्ट रहें। रिपब्लिकन न्यूयॉर्क शहर में पंजीकृत मतदाताओं का 28% है, इसलिए ये एक गहरा नीला शहर है। आपके पास कर्टिस स्लीवा थे जो रिपब्लिकन कैंडिडेट के रूप में लगभग तीसरी बार चुनाव लड़े, लेकिन असली दौड़ ममदानी और एंड्रयू कुओमो के बीच थी, जो एक +68 मुझे लगता है साल के न्यूयॉर्क राज्य के अपमानित गवर्नर, जिन्होंने एक बहुत ही फीका कैंपेन चलाया जिसने लोगों को एकजुट नहीं किया। तो ये सोचना कि खैर अगर समर्थन का यही मतलब है तो मैं एक अच्छे डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट के बजाय एक बुरे डेमोक्रेट को चुनूंगा। ठीक है, सच। मुझे नहीं लगता कि कुओमो को विश्वास नहीं था कि यह एक समर्थन था, लेकिन यह कहना कि न्यूयॉर्क शहर के युवा राष्ट्रव्यापी युवाओं को दर्शाते हैं इस मध्यावधि इलेक्शन या इन ऑफ साइकिल 2020। आप जानते हैं, विषम वर्षीय चुनावों के साथ यही समस्या है कि वे इस बात के लिए एक अच्छे भविष्य सूचक मॉडल नहीं हैं कि अगला चक्र कैसा होगा। मैं आपको एक वास्तविक उदाहरण देता हूं। 2023 में एक डेमोक्रेटिक गवर्नर केंटकी में जीते, जो एक गहरा नीला या गहरा लाल राज्य है, और डेमोक्रेट्स ने वर्जीनिया राज्य में चुनाव जीते, और सभी ने अनुमान लगाया कि यह 2024 के चुनावों में जाने वाले डेमोक्रेट्स के लिए बहुत अच्छा संकेत होगा। खैर, हम जानते हैं कि 2024 के चुनावों में क्या हुआ। डेमोक्रेट्स बुरी तरह हार गए, केंटकी लाल बना रहा, और वर्जीनिया, हालांकि यह अंततः कमला हैरिस के साथ टर्म टिका रहा, और वह भी 6 अंकों से। यह किसी भी तरह से वह बड़ी जीत नहीं थी जो हमने मंगलवार को एबिगेल स्पैनबर्गर के लिए देखी थी। इन सब में मेरा मुद्दा यह है कि न्यूयॉर्क शहर और न्यूयॉर्क शहर के युवा मतदाता वे संयुक्त राज्य अमेरिका की बाकी आबादी से काफी अलग हैं। हाँ, उन्होंने भारी बहुमत से किसी ऐसे व्यक्ति को वोट दिया जो 34 साल का था, जो टिकटॉक पर सक्रिय था और जो उनसे बात करता था, मेयर के शब्दों का उपयोग करूं तो, और मैं उनसे 100% सहमत हूं। वह वहां गया जहां वे थे और उसने उनसे उस भाषा में बात की जो उनसे संबंधित थी। चुनौती यह है कि कौन सा पार्टी 2026 में जाते हुए ऐसा बेहतर ढंग से कर पाएगा। और अभी मुझे लगता है कि ये अभी भी पूरी तरह से खुला है और कोई भी इसे हासिल कर सकता है। रिपब्लिकन, विशेष रूप से डोनाल्ड ट्रंप ने 2024 में यह बहुत अच्छी तरह से किया, मोटे तौर पर उन युवा पुरुषों से बात करते हुए जो डेमोक्रेटिक पार्टी द्वारा मताधिकार से वंचित महसूस करते थे, जिसने उन्हें बताया कि वे ही समस्या थे। और अभी ऐसा लगता है, कम से कम न्यूयॉर्क शहर में, कि वे वहाँ के युवा मतदाता, उन्हें ज़ोहरान ममदानी पसंद थे, और ईमानदारी से कहूँ तो उन्हें मुफ्त की चीज़ें चाहिए थीं। आप कैसे नहीं चाहेंगे? मेरा मतलब है, न्यूयॉर्क, अगर वे 2 सदियां पीछे देखें तो न्यूयॉर्क हमेशा से महंगा रहा है। ये कभी भी एक सस्ता शहर नहीं रहा है। लेकिन न्यूयॉर्क शहर में बच्चों की देखभाल का खर्च $26,000 प्रति वर्ष है। वैसे ज़ोहरान ममदानी, जो अल्बानी न्यूयॉर्क में थे, वह एक राज्य प्रतिनिधि थे। वह जानते हैं कि न्यूयॉर्क शहर, वह लोगों पर आयकर नहीं बढ़ा सकते, वह निगमों पर कर नहीं बढ़ा सकते। इसलिए उन्हें न्यूयॉर्क की गवर्नर कैथी होचुल के सहयोग की जरूरत है। उन्हें मदद के लिए संघीय सरकार की जरूरत है। और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह न्यूयॉर्क के लिए न्यूनतम सहायता प्रदान करेंगे। तो जो चुनौती मिस्टर ममदानी के सामने होगी वह यह है कि एक चुनाव प्रचार करने वाले ममदानी हैं और एक शासन करने वाले ममदानी हैं। लेकिन यह बात हर जगह के राजनेताओं पर लागू होती है। मुझे लगता है आप जानते हैं कि कैंपेन में क्या क्या होता है, और जब आपको वास्तव में शासन करना पड़ता है वही असली चुनौती है। और मुझे लगता है कि आप सही हैं कि असली चुनौती तो अब शुरू होती है। मैं इस पर मेयर ओवेंस को आखिरी बात कहने का मौका दूंगी। क्या ये सिर्फ न्यूयॉर्क के युवाओं के मुफ्त की चीज़ें चाहने के बारे में है? लेकिन एक ज़्यादा गंभीर बात पर क्या मिस्टर क्लिंग की बात में दम नहीं है, जो ये है कि मध्यावधि चुनाव अभी भी 1 साल दूर हैं और बहुत कुछ बदल सकता है। राजनीति में कहते हैं 1 हफ्ता लंबा समय होता है, 1 साल तो 1 युग होता है। ये सही है।
मेरा मतलब है समाचार चक्र घूमते घूमते रहते हैं। लेकिन इस देश में लोगों की चुनौतियां लगातार बनी हुई हैं, है ना? और वे जो ज़रूरतें जो लोगों की हैं, जैसा मैंने कहा, जो मेहनती लोग हर दिन उठते हैं, वे अभी भी इन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। और इसलिए अगर ये दौड़ या ये इलेक्शन रात सिर्फ ममदानी तक ही सीमित होती, तो मुझे लगता है रिपब्लिकन की इस बारे में बात ज़्यादा जायज़ होती, लेकिन ऐसा नहीं था। फिर से हमने देखा कि जॉर्जिया में प्रॉप 50 पर क्या हुआ, हमने देखा कि न्यूयॉर्क से, न्यू जर्सी से वॉशिंगटन तक, ईस्ट कोस्ट पर क्या हुआ, मेरा मतलब है वर्जीनिया तक, जॉर्जिया राज्य तक लोगों ने अपनी बात कही, है ना? और अब यह हमारे लिए गियर बदलने का और इन नीतियों में वास्तव में गहराई से जाने का और यह सुनिश्चित करने का एक अवसर है कि अगर रिपब्लिकन अमीरों और अभिजात वर्ग और सिर्फ कुछ लोगों के पार्टी बने रहना चाहते हैं और आम लोगों की पुकार और संघर्षों को नजरअंदाज करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि डेमोक्रेट्स को सफलता मिलती रहेगी। मैं जो चाहता हूं वह है जो यहाँ के हर अमेरिकी के लिए सबसे अच्छा है। एक मेयर के तौर पर मेरी जिम्मेदारी, मैं तकनीकी रूप से एक गैर पक्षपातपूर्ण भूमिका में सेवा करता हूं, है ना? मेरा काम है उठना और मेरे शहर में रहने वाले सभी 80,000 लोगों के लिए जितना हो सके सबसे अच्छा करना। और मैं जो हर तरफ से सुनता हूं वो ये है कि इस देश में रहने की लागत बहुत ज्यादा है। तो कोई भी चुना हुआ ऑफिशियल या कोई कैंडिडेट जो किफायती होने की बात कर रहा है और लोगों के मुद्दों की बात कर रहा है और कैंपेन के रास्ते पर उन लोगों से मिलने जा रहा है, तो अंततः उसी मैसेज के साथ शासन करेगा। मुझे लगता है कि हम सफल होंगे और इस देश में लोगों के सफल होने के लिए हमें इसी की जरूरत है। खैर, आप दोनों के साथ इन इलेक्शन नतीजों का विश्लेषण करना दिलचस्प रहा है। मेयर ओवेन्स, मैट क्लिंक, आज हमारे साथ जुड़ने और हमें एक दृष्टिकोण देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा लगता है कि यह एक बहुत ही दिलचस्प साल होने वाला है, जैसे जैसे हम मध्यावधि चुनावों की ओर बढ़ रहे हैं, ये अगले साल संयुक्त राज्य अमेरिका में। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें बुलाने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। हमें बुलाने के लिए आपकी सराहना करता हूँ। इस हफ्ते शो में बस इतना ही। हम अगले हफ्ते और भी बहुत कुछ लेकर वापस आएंगे, तब हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। यह सिर्फ ट्रंप को रोकने का तरीका नहीं है, यह अगले वाले को भी रोकने का तरीका है। तो डोनाल्ड ट्रंप, चूंकि मैं जानती हूं कि आप देख रहे हैं, मेरे पास आपके लिए 4 शब्द हैं, आवाज तेज कर लीजिए।